तो मांगलिक दोष यहाँ तक है कि बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं जब मंगल दोष नहीं होता, लेकिन केंद्र में बलवान गुरु का आना मंगल दोष का नाश करता है। जिन स्थानों पर मंगल दोष है उन स्थानों पर यदि सूर्य ग्रहों का प्रभाव हो तो मंगल दोष समाप्त माना जाता है। लेकिन हमारे विद्वान जो है सिर्फ सीधा उठान बोल देते हैं कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, भय पैदा कर देते हैं। गुरुदेव आज सुबह बात भी बड़ा अच्छा लगा कि आपसे हमारी चर्चा हुई, तो मैंने बोला क्यों रूबरू हूँ एक बार आपसे। जी, एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है, बिल्कुल, यह हमारा एक संस्थान है जिसको हमने नाम दिया है नेक्स्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी। जी बिल्कुल। इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, इसके संस्थापक हैं। आदरणीय श्री गुप्ता जी मूलतः गुड़गांव से ही हैं और एम्स से आदरणीय जी ने MBBS की और उसके बाद में फिर US गए, वहां से अमेरिकन बोर्ड से मतलब मान्यता प्राप्त गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। किंतु कहते हैं ना अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उनके मन में सदैव एक प्रश्न था कि जब 10 डॉक्टर्स एक पेशेंट की जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो मतलब जब 10 डॉक्टर्स किसी एक पेशेंट की जब कोई भी बीमारी का यदि विश्लेषण करते हैं तो उसके अंदर लगभग सभी लोगों की एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। किंतु जब एक व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका को 10 ज्योतिषाचार्यों से अवलोकन कराता है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के जवाबों में असमानताएं काफी आती हैं, बहुत ज्यादा। तो इसी विचार को लेकर के डॉक्टर साहब के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम ज्योतिष के ज्ञान के एक्यूरेसी तक पहुंचे। एक हो सब में। तो यही सोच करके इस मंच की हमने शुरुआत की है कि हम ज्योतिष के अंदर श्रद्धा का निर्माण कर सकें, ज्योतिष के अंदर हम एक किस प्रकार से हम ज्योतिष को समेटें, किस प्रकार से हम ज्योतिष के अंदर कुछ नई ऊर्जा की उत्पत्ति करें, यही हमारे विचार हैं। और साथ में एक हमारा जो विचार है वो यह है कि हम मतलब जैसे कि आपका ज्योतिष में आना कैसे हुआ? जी, मेरा ज्योतिष में आना ये है कि बचपन से मेरा एक गुप्त विद्याओं पर रुझान रहा जी। और लेकिन हमारे घर में एक जमींदारी प्रथा थी, तो लोग अपने आप का हाई स्टेटस के रूप मानते थे। हमारे घर के लोग कि हम लोग हाई स्टेटस के हैं, पूजा पाठ ये हमारे पंडित होते हैं, हमारे राज पुरोहित होते हैं, हमारे ज्योतिषी होते हैं, ऐसा हमारे घर के लोगों को मानना था। लेकिन मेरा रुझान बचपन से था। मैं जब लगभग 20 वर्ष का था तो मेरे फादर का एक्सपायर हो गए जी। 20 वर्ष की अवस्था में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो उस समय उनके एक्सपायर होने के बाद मैं फिर क्रमशः पुस्तकें पढ़ने लगा, वेदों को पढ़ने लगा। तो मैं उसमें स्कंद पुराण में ज्योतिष खंड को पढ़ा जी। तो स्कंद पुराण के ज्योतिष खंड से मैं थोड़ा प्रभावित हुआ, उसको ज्योतिष को समझने का प्रयास किया मैं। जब ज्योतिष को समझने का प्रयास किया तो डॉक्टर भोजनाथ द्विवेदी की एक पुस्तक मुझे हाथ लगी। उस पुस्तक को लेकर मैं उस समय साक्षी सेवा में था। उस पुस्तक को लेकर मैं अधिकांश भोपाल जाता था और वो ट्रेन में बैठे बैठे और भोपाल से वापस लौटता था। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही जी। इनफैक्ट होशंगाबाद से जैसे ही मैं क्रॉस किया, ये बात है 1994 की जी। होशंगाबाद एक्सप्रेस अमरकंटक एक्सप्रेस में बैठा था। होशंगाबाद में जैसे ही नर्मदा नदी को क्रॉस कर रहा था, वहीं ऊपर में नदी के ऊपर में ही मुझको ऐसा लगा कि इस ज्योतिष की भाषा को मैं समझ चुका। और वहां जब मुझे लगा कि समझ चुका तो मैं कॉपी पेन निकाला, उसको फिर लिखने लगा और समझने लगा गणित को। तो पूरा जैसा लिखा था वैसी मैं उतारते गया अपने मन से।
पूरा समझ गया। फिर मैं रावण संहिता, वराह, बृहस्पति पराशर, महासागरिक सबका अध्ययन किया और क्रमशः ज्योतिष में सीखता रहा। तब तक मैं शासकीय सेवा में था। सन 2000 में मेरी सेवा जुलाई में किसी कारणवश छूट गई, तो मैं फिर मेरा एक स्कूल खोला नर्सरी से 12th तक, जैसे कि आपको बताया था। और स्कूल खोलने के बाद फिर मैं क्रमशः ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करने लगा और मुझकी इच्छा हुई कि इसमें आगे बढ़ा जाए। और जैसे बनारस के आपके गुप्ता जी हैं, वैदिक वाले गुप्ता जी हैं, तो उनसे संपर्क किया। और जैसे आपके भोपाल वाले आपके कुछ हैं, तो उनसे संपर्क किया और लगातार उस क्षेत्र में कुछ नई जानकारी लेते रहा जी। इस तरह से 2011 में आते आते मुझको लगा कि मुझको लोग इतना पूछने लगे हैं, इतने डिस्टर्ब करने लगे हैं कि अब मेरे लिए समय नहीं है जी। काफी ज्यादा मैं डिस्टर्ब होने लगा। तो फिर मैं बोला थोड़ा प्रोफेशनल हुआ जाए। तो फिर मैंने वहाँ एक फीस निर्धारित कर दी। उससे फीस निर्धारित किया तो जो मेरी व्यस्तता थी कम हुई, आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरा रिसर्च रहा। वास्तु में भी मैं काफी ज्यादा रुचि रखता हूँ और वास्तु में रुचि रखने के बाद अपनी लड़की को मैंने BR का कराया, उसको वास्तु की शिक्षा दिलाया, सब किया। ये मेरी मैंने शुरुआती ज्योतिष की जो है जी कहानी है। जी। तो मतलब आपने ज्योतिष के कार्य क्षेत्र को अपने परिवार के अंदर आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया। बिल्कुल, बहुत उत्तम। तो ऐसा क्या सोचते हैं आप कि जिसके माध्यम से हम ज्योतिष को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं? सबसे पहले तो ज्योतिष में एक रूपता लाने के लिए हमको सबसे पहले खोजना यह होगा कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ने के बाद गुरु सूर्य की स्थिति देखकर शास्त्र तरीके से उसको हम एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने जी। उससे क्या है कि लोगों में 50% लोग आस्थावान होते हैं, वो समझ जाते हैं कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 50% लोग साइंटिफिक होते हैं, वो फिर तर्क वितर्क करने लगते हैं या वो मन में ही तर्क वितर्क करते हुए चले जाते हैं। जी। तो हम ये चाहते हैं कि ज्योतिष जो विधा है पूरा साइंटिफिक तरीके से पहले हम उसका अध्ययन करें। जैसे मान लीजिए मानव शरीर में 2 मस्तिष्क है, तो 2 मस्तिष्क है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब समझेंगे इस बात को कि एक राइट मस्तिष्क है, एक लेफ्ट मस्तिष्क है। स्वाभाविक रूप से राइट मस्तिष्क जो है जो चंद्रमा का कारक है और लेफ्ट मस्तिष्क जो है बुध का कारक है। तो बुध वाले तार्किक होते हैं, चंद्रमा वाले कल्पनाशील होते हैं। वही हमको आदमी देख के पकड़ लेना है कि कल्पना ज्यादा है, मैंने ये चंद्रमा प्रभावित है, और जो बात में तर्क करता हो वो बुध प्रभावित होती है। ये क्लियर है। अब व्यक्ति तर्क क्यों करता है, सबसे प्रथम बात, व्यक्ति तर्क क्यों करता है या व्यक्ति कल्पना क्यों करता है। कल्पना का पूर्णतः कारक कैल्शियम है। शरीर में कैल्शियम की जब मात्रा अधिक होती है तो व्यक्ति काल्पनिक हो जाता है। और राइट मस्तिष्क को हमेशा कैल्शियम चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा के जो किरण होती है उससे हमको कैल्शियम की प्राप्ति जी। जबकि लेफ्ट मस्तिष्क बुध का होता है, ब्रोमीन चाहिए अपने को, और बुध से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमको ब्रोमीन के रूप में शरीर में प्रदान करते हैं। जी। जितना अधिक ब्रोमीन रहेगा उतना हम तर्कशील रहेंगे। जी। इस प्रकार से प्रत्येक चीज को हमको समझाने की क्षमता हो कि हम साइंटिफिक है और हम लोगों को समझा सके कि हम साइंटिफिक तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं सामने वाले। जी। तो सामने वाला हमारी बातों को समझेगा। हम तो यही नहीं समझा पा रहे हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है। जी। खगोल को देखकर समझकर ज्योतिष तैयार किया गया है और उस ज्योतिष के भाग से ही आज नासा जो है कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया और हम नीचे उतर गए। हमारे ही विधा को लेके नासा आगे बढ़ रहा है। जी। तो मेरा यही कहना है कि साइंटिफिक तो पहले। तो ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष में 30 स्कंध हैं। हाँ, 30 स्कंध है। तो इन 30 स्कंधों में सर्वोत्तम क्या माना जाए, मतलब ऐसा क्या है जो कि सर्वोत्तम है, या ऐसा कौन सा आधारभूत है जो मनुष्य को जरूर आना चाहिए?
देखिए, त्रिस्कंद में सबसे पहले तो गणित है ना? गणित तो आवश्यक है, लेकिन आजकल गणित में रुचि कोई इनका मैं स्वतः नहीं लेता गणित में रुचि, जी है ना? जबकि सबसे आवश्यक चीज है गणित। आपको गणित ही नहीं आएगा त्रिस्कंद में, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, है ना? जी लोग आजकल शॉर्टकट चाहते हैं फलित को, जी तो सीधा फलित क्यों करते हैं, और हम भी वही करते हैं कि कुंडली देखे फलित। और इवन आजकल हाथ में बनाना छोड़ दिए हैं, 10 प्रकार के सॉफ्टवेयर आए हैं, निकाले उसमें और देख लो बता दीजिए। कि आपको बहुत क्लियर बताता हूँ कि जहां तक कंप्यूटर द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से जो हम गणित निकालते हैं, कुंडली निकालते हैं, उसमें कम से कम 20 से 22 सेकंड का अंतर आता है। तो फलित के लिए बहुत ठीक नहीं है। जी तो मैं अभी तो फिलहाल सब फलित बोलते हैं, लेकिन गणित जरूरी है। जी। तो मतलब त्रिस्कंद में एक फलित हो गया और एक गणित, ये दो पार्ट हो गए। जी। कुछ विशेष अब तक का आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि जिस एक्सपीरियंस को मतलब आप बतलाएं कि ज्योतिष का ये फल कथन बिल्कुल सटीक बैठा है जीवन में, और यदि किसी की कोई ग्रह की स्थिति यदि ऐसी आ जाए तो ऐसा होता ही होता है, ये तय है, ऐसा कुछ आपका प्रैक्टिकल अनुभूत? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि जैसे द्वितीय सप्तमेश या द्वितीय या सप्तम पर 12वें भाव का प्रभाव है, या 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव है, अष्टम अष्टमेश का प्रभाव है, तो व्यक्ति जीवन भर अविवाहित रहता है, उसका विवाह नहीं होता। का संबंध 12 और 8 से होता है, तो व्यक्ति जीवन भर अविवाहित होता है। अच्छा, है ना? यदि छठे और 10वें घर के स्वामी का संबंध बनेगा तो व्यक्ति एक सामान्य सरकारी नौकरी निश्चित पाएगा, निश्चित रूप से पाएगा, चाहे वो क्यों बने। 6-10 का संबंध बने तब, और 6-10-3 का संबंध बने तो व्यक्ति उच्च अधिकारी निश्चित होगा। 6 का और 10 का यदि संबंध बने तो क्या होगा? एक सामान्य सेवा पाएगा, क्लर्क बनेगा, चपरासी बनेगा, लेकिन शासकीय सरकारी बनेगा, है ना? या सामान्य नौकरी तृतीय वर्ग कर्मचारी बनेगा ही जी। लेकिन 6-10 का संबंध 3 से ही बन जाए जी, तो व्यक्ति जो है निश्चित रूप से बड़ा अधिकारी बनेगा। जी। जैसे डॉक्टर की बात हुई जी, तो डॉक्टर कुंडली मैंने देखा, या तो सूर्य जल तत्व में रहेगा या केतु के नक्षत्र में रहेगा। ओके, एकदम परफेक्ट रहेगा। हर डॉक्टर की कुंडली में सूर्य या तो केतु के नक्षत्र में रहेगा या जल तत्व में रहेगा। जी, ये रहेगा। ऐसे कुछ है मेरे पास 30-40-50 एकदम फैक्ट है। जी। आज के दौर की सबसे बड़ी जो एक परेशानी बन चुकी है, वह बन चुकी है एडिक्शन। एडिक्शन एक ऐसी परेशानी बन गई है कि यदि हम उसके सामाजिक यदि ओत प्रोत देखें तो आजकल हर युवा वर्ग, इवन हम तो मेट्रो सिटीज में देखते हैं कि अब क्या पुरुष और क्या स्त्रियां शराब का सेवन हो, धूम्रपान का सेवन हो, इतना कॉमन कर दिया गया है कि जैसे मान के चलिए एडिक्शन एक फैशन हो चुका हो, नशा एक फैशन हो चुका हो। तो इस पर बढ़ते हुए इन स्थितियों के लिए हम क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो अब शुक्र राहु का प्रभाव है, और शुक्र राहु प्रभाव है तो हम तो इसके ज्योतिषी उपाय से ही, मदद से ही कुछ ठीक कर सकते हैं, है ना? और सामाजिक तौर पे यदि हम चर्चा करें कि नशा का एडिक्शन की अब चर्चा करें तो सामाजिक तौर पे तो ये बुराई है, लेकिन हम उस खत्म कैसे करें जड़ से? क्योंकि अगर हम ज्योतिष को मानते हैं तो आपकी कुंडली में नशा का योग है, तो नशा का योग है तो खत्म करने को शास्त्रीय उपाय का हम सहारा लेंगे तो जी, बाकी तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास जी, सामाजिक रूप से। जी। कुछ तो चेतना जगाना एक अलग मदद है। जी।
कुछ आदरणीय कुछ ऐसे उपाय जो बिल्कुल सटीक हों किसी ग्रह से संबंधित, कि भाई ये उपाय करा दो तो व्यक्ति का मांगलिक दोष 100% बिल्कुल मतलब कम इफेक्टिव होगा, कुछ ऐसी चीजें जो आपने अनुभूत की हो? सर जी, लगभग 99% कुंडली में मंगल दोष दिखता है, रहता है। जी। ये बहुत बड़ी कमी है, और हमारे समाज का बहुत बड़ा, ज्योतिषियों के समाज का ये दुखद बात है कि लोग मंगल दोष निर्धारण करने में बहुत चूक करते हैं। अब मेष का मंगल लग्न में हो तो कैसे निकलेगा? जी। सीधी सी बात है। अष्टम में कर्क का मंगल हो तो क्यों मंगल दोष होगा? 12वें भाव में धनु का मंगल हो तो क्यों मंगल दोष होगा? जी। मंगल दोष है क्या एक्चुअल में? मंगल दोष के संबंध में आज से पहले एक हमारे तिवारी जी थे, वो काफी ज्यादा रिसर्च किए थे, तो मंगल दोष को उन्होंने 11 दोष कहा। 11 दोष मीन्स कि ये एक कहीं ना कहीं चरित्रहीनता उत्पन्न करता है मंगल दोष, इसलिए इसको खराब माना जाता है। चरित्र हिंसा। हाँ, चरित्रहीनता पैदा करता है, इसलिए उसे मंगल दोष को खराब माना जाता है। तो मांगलिक दोष जहां तक है कि बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं जब मंगल दोष नहीं होता, लेकिन केंद्र में बलवान गुरु का आना मंगल दोष का नाश करता है। जिन स्थानों पर मंगल दोष है उन स्थानों पर यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो मंगल दोष समाप्त माना जाता है। लेकिन हमारे विद्वान जो है कि सीधा उठा बोल देते हैं कि लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक है, भय पैदा कर देते हैं। आपके अनुसार कर्क राशि का मंगल यदि अष्टम में हो तो मांगलिक दोष नहीं होता? ऐसा ही नहीं होता। किंतु कर्क राशि में तो कहते हैं कि मंगल नीच का हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कर्क राशि में मंगल का जो बल होता है नीच को जाता है, क्योंकि जल तत्व राशि है, वहां पर अग्नि तत्व ग्रह को हम प्रवेश कराते हैं, तो उसकी जो आक्रामकता है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए मंगल दोष नहीं माना जाए, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल आक्रामक नहीं रहता, हुआ जली प्रभाव में घुल मिल जाता है। किंतु कहते हैं कि 6, 8, 12 हत्र के स्थान होते हैं, और यदि पंचम भाव का, चूंकि यदि कर्क राशि का मंगल यदि अष्टम भाव में यदि विराजित होगा तो प्रायः ऐसी स्थिति में मतलब अपनी नीचगत दृष्टि से वह द्वितीय स्थान को यदि वाणी अथवा कुटुंब को देख सकता है, और वह पंचम भाव का अधिपति होके अष्टम में यदि जाएगा तो क्या कोई कष्ट इत्यादि निवृत्ति नहीं दे सकता या कष्ट को बढ़ा? जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने बहुत सारे उच्चाधिकारियों कुंडली अष्टम भाव वाला देखा है। लगभग 50 कुंडली का संकलन किया था मैं कर्क के मंगल पर, है ना। कर्क के मंगल में मैंने जब किया रिसर्च किया तो मैंने पाया कि इनके जीवन में मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं रहा। जो उत्तर कालामृत में दिया हुआ जो शब्द है उससे अक्षरता मिलता है जी कि अष्टम मंगल जो है कर्क का मंगल, जैसे लग्न में कर्क का मंगल अच्छा फल देगा, कोई बुरा नहीं। योग कारक ऐसे ही मंगल कर्क लग्न में, और लग्न में बैठ गया तो कोई अंतर नहीं पड़ना है उसको। निषत्व का कोई आप मतलब ही नहीं है कर्क का मंगल जी लग्न में अष्टम में, 2 जगह में देखा जी। अच्छा, रही बात आपने पूछा कि मांगलिक दोष का प्रभाव समाप्त करने का कोई उपाय, तो पहली बात तो ये है कि यदि हम शास्त्र माने तो मंगल का प्रभाव 28 होता है। शास्त्र की अगर स्वीकार करें तो मंगल का प्रभाव 28 होता है। फिर भी यदि मंगल को ठीक करना है तो जहां तक मैं सोचता हूँ कि मंगल गौरी का जो 5 दिन का व्रत और उसका हवन आदि का जो उपाय है श्रेष्ठ उपाय है, टोटके से काम नहीं चलेंगे। जी। जो लोग क्राइम करते हैं या जिन लोगों की प्रवृत्ति क्रिमिनल हो जाती है या लोग आदतन अपराधी हो जाते हैं, ऐसे कौन से मतलब दुर्दांत ऐसे योग होते होंगे जिसकी वजह से मतलब लोग अपराधी बन जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी मतलब उस बात पर मतलब घृणा नहीं होती? अभी तक मैं देखा कि जिनका चतुर्थ भाव पीड़ित है और 12वें भाव में मंगल और राहु का संबंध बने तो व्यक्ति हत्यारा तक हो जाता है। किस भाव में? 12वें भाव में मंगल और राहु का संबंध बने
और चतुर्थ भाव पीड़ित हो, जी तो व्यक्ति जो है हत्या तक करता है। जी अधिकांश मर्डर है क्योंकि कुंडली में बातें देखने को मिली। जी तो जहां तक मैं मंगल, राहु और चतुर्थ भाव को ही इसका कारण मानता हूँ। चौथा भाव ऐसे भी हृदय है ना। हृदय में जब तक व्यक्ति जो है कठोर ना हो, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। जी। तो अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि हत्यारा तक या क्रिमिनल यदि बनता है तो उसमें उसके चतुर्थ भाव का और द्वादश भाव का संबंध अवश्य बनेगा। और चंद्रमा भी पीड़ित रहेगा। और जी, कुछ विशेष आपकी जर्नी जीवन से जुड़ी हुई रही हो जिसमें आपने मतलब कुछ मतलब अप्रत्याशित चीजें देखी हो, कुछ विशेष जो आप हम लोगों को बताना चाहें? मेरी एक जिज्ञासा हमेशा रही है कि अभी आपने कर्क लग्न की बात कहा, तो कर्क लग्न में गुरु जो है भाग्येश है, और मैं अभी तक जितना भी 100% कुंडली कहूं तो गलत नहीं होगा, ये पाया कि गुरु के महादशा कर्क लग्न वालों की ये सबसे कठिन दशा होती है। सबसे कठिन दशा होती है। अच्छा। पूरा संघर्ष का दौर होता है कर्क लग्न में गुरु की महादशा। इसका कोई मुख्य कारण आज तक नहीं पकड़ पाया मैं, ऐसा क्योंकि मान लीजिए मैं ये बोलूं कि सस्टेस का प्रभाव दिया, तो अपनी महादशा में मान लीजिए 16 साल में 8 साल सस्टेस का हो गया, तो 8 साल तो भाग्येश का देना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं देता। अब गुरु में शनि पूरा तोड़ देता है लास्ट। जी सॉरी, गुरु में राहु। गुरु में राहु, अच्छा, तोड़ देता है। तो मैंने बहुत संघर्ष कर देखा है कर्क लग्न वालों को गुरु की दशा। क्या आपकी विशेष अनुभव हो रहा है? क्या आपकी स्वयं भी लग्न करते हैं? मेरी कर्क लग्न है, लग्न में गुरु है, पंचम बुध है, थर्ड हाउस में चंद्रमा है, ये मंगल है। मंगल और बुध का स्थान परिवर्तन है, बुध वर्गोत्तम है, युवा अवस्था में जी। राहु दशम है, और मेरा जो लग्न चंद्रमा है अष्टम है शनि के साथ। अष्टम में शनि के साथ में, और सूर्य और शुक्र जो है छठा है। जी। इसलिए मैं बोला कि मैं एक कर्क लग्न पर बहुत ज्यादा शोध किया हूँ। तो मैं, क्योंकि अब मेरा स्वयं का लग्न है, तो मैं बहुत सारे कुंडली कर्क लग्न का रखा हूँ और गुरु के महादशा जरूर देखता हूँ उनका मैं। तो अभी तक 100% पाया कि गुरु के महादशा का संघर्ष है। अभी आपने चर्चा के 10 मिनट पहले कर्क लग्न की लड़की है, वो गुरु की महादशा जैसे ही शुरू हुई उसका तलाक का चलना शुरू हो गया केस। जी। तब भी देखा ये मेरा विषय। कुछ मार्गदर्शन आप हमारे संस्थान के लिए या हमारे लिए देना चाहें, हम किस तरह से काम करें? मैं मार्गदर्शन देने की योग्य तो हूँ नहीं। अरे ऐसा मैं नहीं है, सुनिए मैं निवेदन ये करूंगा जी कि जो भी हम संस्था चलाए और ज्योतिष से संबंधित संस्था है, तो निश्चित रूप से जैसे मैं शुरुआत किया कि साइंटिफिक हो जी, जो भी फल कथन हो साइंटिफिक जी, हम इस दिशा में आगे बढ़े और इस दिशा में कार्य करें तो लोगों में एक जागरूकता आएगी ज्योतिषियों में। और उसी क्योंकि ज्योतिषी देख के काम करते हैं, वो अपने मन से नहीं करते। 90% ज्योतिषी जो है अनुसंधान नहीं करते, बल्कि वो ये देखते हैं कि अनिल तिवारी सर अच्छा बताए हैं तो उसका ये अच्छा है तो उसको ग्रहण करेंगे जी। इतना ही हो रहा है ज्योतिष। यह जो संस्था है हमारी, यह संस्था नॉन प्रॉफिट है, मतलब इसका उद्देश्य ना तो धन कमाना है ना अन्य कोई उद्देश्य है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि भारतवर्ष के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं हम उन सभी लोगों को कनेक्ट करें, जिससे कि सभी ज्योतिषाचार्यों का अपना एक अनुभव, अपना एक ज्ञान है, अपना एक एक्सपीरियंस है,
तो वो सभी लोगों का जब एक्सपीरियंस समाहित होगा, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम बिल्कुल। पवित्रता की बूंद बूंद से ज्योतिष का वास्तविक रूपी घड़ा भरना चाहते हैं। बस यही हमारा उद्देश्य है और हम उसका संचयन करने में लगे हुए हैं, और आप सभी लोग हमारे इस घड़े को, इस ज्ञान रूपी घड़े को भरने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं इसी बात को बोल रहा हूँ कि हम देखिए, बिना ग्रह बिना नक्षत्र के फल देता नहीं। अधिकांश ज्योतिषियों में बिना नक्षत्र के 9 ग्रह के आधार पर फल कथन करने की जो परंपरा है वो समाप्त हो। जी उससे क्या है, समाज में हमारी हंस जलाई होती है। जी लोग हंसते हैं हम पर क्योंकि हमारा प्रोडक्शन गलत निकल जाता है जी ना। ये अलग बात है कि आपकी आपकी श्रोता की कुंडली में सरस्वती योग है, तो आपके बोले हुए 10 बात के डॉक्टर समझ जैसे सही निकल जाते हैं, तो फिर आप बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं हो गए। वो ज्योतिष का प्रभाव है जिसके कारण ये सही हो रहा है। जी आपका अध्ययन तो अधूरा है ना। जी तो बिना नक्षत्र के, देखिए, नक्षत्र पोता है और ग्रह दादा है, जी और दादा को अपने पोते से विशेष लगा होता है। वो वही करता है जो उसका न पोता बोलता है। जी तो बिना नक्षत्र के घटना घटित नहीं होगी, मेरा कहने का मतलब। जी अहम रोल नक्षत्र नक्षत्र सही रहेगा, तो इसको लोग बढ़ाएं, इसको समझें और उस पर अध्ययन करें। दूसरा, जैसे हर चीज का हम तैयार हैं मानसिक रूप से, यदि कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसको हम साइंटिफिक रूप से समझा सकें, जी आवश्यक है। जी। तो आदरणीय, सन 1995 में आप ज्योतिष के अंदर आ गए, जी बिल्कुल। और ज्योतिष में आपका इतना रुझान हो गया कि सन 2000 के बाद आपने अपनी सरकारी नौकरी को भी बीआरएस दे दिया कि भाई अब तो हम ज्योतिष ही करेंगे और धर्मार्थ ही करेंगे। हाँ, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आना है मुझको। जी, और उसके बाद मतलब 1995 से लेकर के साल 2011 तक आपने निःशुल्क ज्योतिष की सेवाएं दी। मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा त्याग है, आपने अपने आप में कितना बड़ा धर्मार्थ कार्य किया। किंतु जब लोगों ने आपका अनैतिक फायदा उठाना प्रारंभ कर दिया, या आपके जब वैल्यूएशंस को समझना खत्म किया, तब मजबूरी बस आपको ज्योतिष को एक प्रोफेशन, एक फीस निर्धारित करनी पड़ी। मतलब आपके आज 95 के हिसाब से आज हम 2021 में चल रहे हैं। यदि देखा जाए तो आज आपके 26 वर्षों का अध्ययन और 26 वर्षों के तप का निचोड़ आज आपने हमें दिया। मतलब हम हृदय से आभारी हैं, क्योंकि आप सभी लोगों की इच्छा शक्ति होगी, आप सभी लोगों का साथ होगा, तो ही हम हमारे मिशन में कामयाब हो सकते हैं। सर, पहली बात यह है कि मैं आभार आपसे व्यक्त करूंगा कि मुझको इस योग्य आप समझे कि आपके मिशन के लिए मैं कुछ कर सकूं। और रही बात है, अगर ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाने के लिए आपका मिशन है तो आपके साथ में 24 घंटा हूँ। इसके लिए किसी भी समय आप मुझे फोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि इस कार्य को आपको करना। जी जी, मैं आपको चरण वंदन करता हूं, और लेवल एस्ट्रोलॉजी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, और मैं आपको हृदय से नमन करता हूं। प्रणाम। ओके, थैंक यू। प्रणाम।